नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 5 लेकर हाजिर हैं। इस उम्मीद के साथ कि जो भी विद्यार्थी मेंस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर समय निकाल कर इन मॉडल पेपर्स को हल कर रहे होंगे। तमाम विद्यार्थियों ने हल करके पीडीएफ भेजा हुआ है और जल्दी ही उनके उत्तरों को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे, आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे कि उनमें क्या कमियां रह गई हैं या फिर किसकी कॉपी अच्छी है। तो इसको लेकर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले ऐसे विद्यार्थी जो अभी लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी कलम को उठाएं और धीरे धीरे लिखना शुरू कर दें। तो अभ्यास सेट यानी मॉडल पेपर 5 में किस तरीके के प्रश्नों का हमने संकलन किया हुआ है, चलते हैं देखते हैं। शुरुआत में निर्देश इत्यादि दिए गए हैं। आमतौर पर हर मॉडल पेपर में इसको देने का एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर एग्जाम की भावना बनी रहे और लगे कि आपके सामने पेपर को रखा जा रहा है। तो वही है, 3 घंटे का समय है, 200 अधिकतम अंक, कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरी, सबको आपको 125 शब्दों में लिखना है। खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हैं, जिनकी शब्द सीमा 200 निर्धारित है और सबके सामने उनके अंकों को दिया गया है। ठीक है, शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखकर अपने उत्तर को लिखना है और बाकी जिसका उत्तर आप नहीं जान पा रहे हैं उसको आप कट कर देंगे। चलते हैं, बात करते हैं कि खंड अ में किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 8 अंक का यह प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको प्रत्यय के बारे में बतलाना है, फिर प्रत्यय के कितने भेद हैं उनको बताते हुए तद्धित प्रत्यय को परिभाषित करना है और 2 से 3 उदाहरण दे देने हैं। क्योंकि ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें अपेक्षाकृत कम लिखना है, जितना है उतना ही लिखना है। जैसे हो सकता है कि तमाम परीक्षार्थियों के मन में आ रहा हो कि 8 अंकों का है तो खूब ज्यादा लिखेंगे तभी 8 अंक मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उत्तर देना है। अगर वो प्रश्न अधिक लिखने की मांग करता है तो अधिक लिख सकते हैं, लेकिन अगर व्याकरण या भाषा विज्ञान पर आधारित है तो आपको टू द पॉइंट ही लिखना है। आपको अपने से इधर उधर की ज्यादा बात नहीं लिखना। ठीक, तो प्रत्यय को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के ऊपर चर्चा करते हुए तद्धित प्रत्यय के बारे में लिखना है और 2 से 3 उदाहरण को दे देना है। आपको अधिकतम अंक मिल जाएंगे। हिंदी की ध्वनियों पर विचार कीजिए। 8 अंकों का यह प्रश्न है। तो हिंदी की ध्वनियों को लेकर आप खास तौर से स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि पर बातचीत करते हुए इसके उदाहरण पर चर्चा करते हुए अपने उत्तर को लिखेंगे। और अगर आपको लगे कि समय आपके पास है तो अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष इत्यादि के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए अपने उत्तर को कंप्लीट करना है। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य तौर पर संदेह अलंकार की परिभाषा या लक्षण को बतलाते हुए उदाहरण देना है और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लक्षण को बतलाते हुए उदाहरण देना है। और खास अंतर क्या है? खास अंतर आप देखेंगे कि 1 से 2 ही है। जैसे कि संदेह में उपमेय और उपमान में जो भी है इसमें स्पष्टता नहीं होती, लेकिन भ्रांतिमान में स्पष्टता हो जाती है। तो ये खास अंतर ये है। और बाकी लक्षण और परिभाषा के हिसाब से अंतर देते हुए उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे, आपको अधिकतम अंक यहाँ पर मिल जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्पेशली कृष्ण भक्ति काव्य को लेकर सवाल पूछा गया और उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर आपको बातचीत करना है और कोशिश कीजिए कि 4 से 5 प्रवृत्तियों को आप बतला दें, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में हर प्रवृत्ति पर 2 अंक दिमाग में बना रहे।
आप चाहें तो समय को ध्यान में रखते हुए 8 प्रवृत्तियों की भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपने उत्तर को बनाना है। और जब भी आप कोई प्रवृत्ति बतलाइए तो कोटेशन यानी उद्धरण का प्रयोग जरूर कीजिए। बिना उद्धरण के आप कोई भी उत्तर न लिखें। अगर मान लीजिए एक लाइन ही आपको याद है तो एक लाइन ही लिखिए, लेकिन कोटेशन देने से आपके उत्तर में प्रामाणिकता बनी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु योगीन निबंध हंसमुख गद्य के उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको फोकस करना है निबंध के ऊपर, लेकिन निबंध किस युग का है? भारतेंदु योगीन निबंध। भारतेंदु योगीन निबंधों को अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से या बच्चन सिंह के हिसाब से पढ़े होंगे तो कौन कौन से निबंधकार रहे हैं और उनके निबंधों की विषय वस्तु क्या रही है, आप अच्छे से देखे होंगे। वो दौर रहा है जब साहित्यकार अपनी बातों को अभिधा में न लिखकर व्यंजना में लिखने का प्रयास करते थे। इसीलिए भारतेंदु योगीन निबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि व्यंग की प्रधानता है, और उन निबंधों को पढ़कर आपको हंसी भी आएगी। और आप देखेंगे कि इसमें प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो अपनी बात को स्पष्ट करना है। 8 अंक का यह सवाल रहा है। अगला प्रश्न है टिप्पणी पर आधारित प्रश्न। 8 अंकों का 4 टिप्पणियां दी गई हैं, यानी कि हर टिप्पणी 2 अंकों की है। वीर गाथा काल, शुद्धाद्वैतवाद, रीति मुक्त काव्य धारा, हालावाद। तो 2-2 नंबर के हिसाब से आपको अपने उत्तर को देना है। यहाँ पर धीरे धीरे आपके दिमाग में फॉर्मेट बन गया होगा जब हम मॉडल पेपर 5 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले 4 हमने जो प्रस्तुत किए थे उसमें भी विविधता थी, वैविध्य था। अलग अलग ढंग के क्वेश्चन थे, अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन थे, सीधे सीधे थे और टिप्पणी पर आधारित थे। तो एक तरीके से आपका दिमाग उसमें ढल गया होगा कि जैसे वीर गाथा काल की बात आ रही है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आदिकाल से संबंधित ये प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हमें विशेष जोर देना है। किन 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा, और जो ये नाम दिया वो किस हिसाब से नाम दिया हुआ है। यही 3-4 पॉइंट आपको अपने उत्तर में लिखना और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किस भक्ति शाखा से है, इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आपको रख देना है। रीति मुक्त काव्य धारा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि रीतिकाल से संबंधित ये प्रश्न है। रीतिकाल की जो अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, खासतौर से 3 श्रेणियां हैं, उनमें से अंतिम श्रेणी है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा अपने उन 2 श्रेणियों से कैसे अलग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इनसे जुड़े हुए कौन कौन से कवि हैं, इनको आपको बतलाना है। आपका 2 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। हालावाद, हालावाद जैसे आप देखेंगे कि आधुनिक काल में तमाम वाद चले कविताओं में खासतौर से, तो उसी में से एक हालावाद है जो कि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का दौर है। यूं कहें कि छायावाद के अंतिम दौर के समानांतर और प्रगतिवाद के शुरुआती दौर के समानांतर चलने वाली जो धारा थी वो हालावाद। और खासतौर से इसमें आपको नाम याद रखना है हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को आपको ध्यान में रखना है उनकी रचनाओं के आधार पर, और इसमें भगवती चरण वर्मा इत्यादि का भी नाम आप रख सकते हैं। बहुत छोटी सी काव्य प्रवृत्ति रही है, तो 2 अंकों के लिए काफी पर्याप्त है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। 4 शब्द दिए गए हैं, हो सकता है कि इसकी संख्या 8 भी आपके एग्जाम में दिखलाई दे दे, लेकिन हमने चूंकि प्रैक्टिस सेट ही है तो 4 ही रखा हुआ है, आगे इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। विलोम शब्द लिखने सृष्टि, सृजन, स्तुति, सुसाध्य, इनके विलोम लिखने। तो जिन विद्यार्थियों को इनके विलोम आएंगे उनको एकदम से एग्जैक्ट 2-2 नंबर मिलते जाएंगे, और जिनको नहीं आएंगे उनके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो खासतौर से जो व्याकरण की मूल किताबें हैं, चाहे वो हरदेव बहारी की हों, वासुदेव नंदन प्रसाद की हों,
उन किताबों को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, वहां पर जो भी विलोम दिए गए हैं आप वहीं से पूछे जाएंगे। और अपने पूर्ववर्ती क्वेश्चन पेपर को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी विलोम पूछे गए हैं उनको आप एक नजर अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची भी हमने 4 शब्दों के ही पूछे हैं। अगर आप पर्यायवाची बता देते हैं 2 अंकों के, तो कम से कम 2-2 पर्यायवाची आप देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको अधिकतम 1 अंक तो मिल ही जाए। अगर दोनों आपके सही हो गए तो 2 अंक मिल सकते हैं। धैर्य, अवनी, निगम, नश्वर, इनके 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो विलोम हमने पूछा था उससे थोड़ा सा ये कठिन, हल्का सा कठिन है, ज्यादा नहीं कठिन है। जहां इसमें एक लिख कर ही आपको 2 अंक मिल जा रहे थे, और यहाँ पर पर्यायवाची में कम से कम 2 लिखने हैं, कम से कम 2। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्यांश लिखिए। यानी शब्द दिए गए यहाँ पर और इन शब्दों के वाक्यांश क्या हो सकते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, वाक्यांश लिखना पड़ेगा अपने कलम और हाथों से। 4 शब्द दिए गए, उनके वाक्यांश लिखने हैं। जैसे यहां पर हमने पूछा प्रत्युत्पन्नमति, तो इसको वाक्यांश के रूप में क्या बोलते हैं। ये तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, लेकिन वाक्यांश क्या होगा उसको लिखना है। तो जब आपको एकदम सही पता होगा तभी आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। मिलता जुलता अगर लिखते हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। पार्थिव, पार्थिव का वाक्यांश क्या होगा उसको लिखना है। निर्निमेष का वाक्यांश क्या है, बहुश्रुत का वाक्यांश क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने टिप्पणी वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, सरल से कठिन के तरफ ले जाने का हमने प्रयास किया है। और पूरा जो आपके मन मस्तिष्क में मटेरियल बैठे हुए हैं, मैं कई बार जब क्वेश्चन पेपर बनाता हूं या फिर उसको व्याख्यायित करता हूं, समझाता हूं, तो हमारे दिमाग में वो तमाम गंभीर विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा के लिए अपने को दावेदार के रूप में मानते हैं, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये सभी मटेरियल भरे पड़े हुए हैं। बस हमें उस दिशा में ले जाने का बस प्रयास करना है कि हमारे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में जो चीजें भरी हुई हैं वो पेपर को देखते ही उनके दिमाग में कौंधनी शुरू हो जाए, आनी शुरू हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य रूपों पर विचार कीजिए। 4 काव्य रूपों को हमने यहाँ पर दिया है और हर काव्य रूप 2 अंक का है। रूपक, गद्य कथा, चंपू, महाकाव्य। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप रेगुलर जुड़े होंगे तो हमने एक पेपर में महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य के लक्षण या विशेषताओं के बारे में एक सवाल पूछा था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टिप्पणी के रूप में आ गया है महाकाव्य। तो जो आपने उस प्रैक्टिस सेट में, उस मॉडल पेपर में तैयारी की थी, उसी का आधा भी अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चंपू काव्य, जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य और पद्य में जब कोई रचना होती है तो उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। और किसी 2 रचनाओं का नाम आप बता दीजिए। क्योंकि परिभाषा तो आप देंगे, परिभाषा पर 1 अंक हो जाएगा और जो उदाहरण देंगे उस पर 1 अंक हो जाएगा। लेकिन चंपू काव्य के अंतर्गत अगर 2 रचनाओं का नाम आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि कहीं से कोई कमी नहीं रखना है कि एग्जामिनर को मौका मिले कि आपने अपना उत्तर अधूरा लिखा है। गद्य कथा, गद्य कथा के अंतर्गत भी कई कृतियां हैं, तो गद्य कथा को परिभाषित करते हुए फिर इसके बाद उदाहरण लिख दीजिए। रूपक, जैसे रूपक एक आपने रचना पढ़ा होगा 10 रूपक, ठीक है। तो 10 रूपक यानी कि नाटक से इसका संबंध है। यहाँ पर कई विद्यार्थी समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार के बारे में लिखेंगे, लेकिन नहीं, प्रश्न में ही बता दिया गया है कि ये काव्य रूप के अंतर्गत है। रूपक अलंकार के अंतर्गत भी है, काव्य रूप के अंतर्गत भी है। मान लीजिए आपने इन चारों पर टिप्पणी लिख ली, लेकिन किसी एग्जाम में आप गए और केवल इतना पूछा कि संस्कृत काव्य रूपों पर विचार कीजिए या टिप्पणी लिखिए, तो इन्हीं को मिलाकर आप एक अपना पूरा उत्तर बना सकते हैं। तो आपको देखना है, समझना है कि किस एंगल से सवाल पूछे जा सकते हैं और हम कैसे उनके उत्तर को लिख सकते हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे भी आप चाहें
प्रश्नों के साथ खेल सकते हैं, उत्तरों के साथ खेल सकते हैं, अगर आप सही मायने में अभ्यास कर रहे हैं तो हमने खंड अ के बारे में आप सभी से चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि खंड ब में किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि खंड ब में कुल 12 अंकों के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन प्रश्नों का जो रूप होगा, फॉर्मेट होगा, वो हो सकता है कि लंबे रूप में हो। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान की समीक्षा कीजिए। 12 अंकों का प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व जितने भी इतिहास लेखन किए गए, काशी से लेकर आप देखेंगे कि मिस्र बंधु तक, उसको पूरा आपको एक पैरा में बता देना है। पूरा नहीं बताना है, एक पैरा में बता देना है। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर फोकस करना है और इनके द्वारा जो भी काल विभाजन किया गया है और नामकरण किया गया है, इसको लेकर अपनी बात को पूरा करना है। नामकरण के पीछे इनके क्या तर्क रहे हैं, उन तर्कों की बात करते हुए अपने उत्तर को लिख देना है। तो आप देखेंगे कि 12 में कम से कम 10 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। कुछ मात्रात्मक त्रुटियां और कुछ प्रस्तुति पर अंक कट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, काव्य कला की दृष्टि से भ्रमर गीत सूरदास की प्रतिभा का सर्वोच्च प्रकाशन है, इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। अब देखिए, आप एलटी की एग्जाम में जा रहे हैं, जीआईसी के एग्जाम में जा रहे हैं और जीडीसी के एग्जाम में जा रहे हैं। ये सभी परीक्षाएं ग्रेजुएशन से लेकर यानी कि बीए से लेकर एमए तक की पढ़ाई पर आधारित है। अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में आ जाए कि हमारे सिलेबस में तो भ्रमर गीत सार दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको पढ़ूं, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य दिया है और ये शब्द ही काफी विस्तृत है और एग्जामिनर के सामने ओपनली बड़ा क्षेत्र मिल जाता है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। अब भ्रमर गीत ऐसा नहीं है कि आपके लिए अजनबी है या फिर आपने कभी नहीं इसको पढ़ा है। आपने बीए के दौरान भी अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, पूरा नहीं पढ़ा होगा तो कुछ जो टेक्स्ट बुक लगे रहते हैं, जो पद लगे हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आलोचना के अंतर्गत पढ़ा होगा, एमए में भी आपने भ्रमर गीत सार को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप बच नहीं सकते। तमाम विद्यार्थी जैसे कुछ क्वेश्चंस को देखकर सिलेबस में मिलाना शुरू कर दे रहे हैं। सिलेबस एक रोड मैप हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस के बॉर्डर लाइन से भी पूछी जा सकती हैं। क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट में ही कंजूसी करना शुरू कर देंगे और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस न कर पाए और जो नए प्रश्न आ जाएं, थोड़ा सा सिलेबस के बॉर्डर लाइन से आ जाएं, तो उनको देखकर आप आते हुए प्रश्नों के उत्तर गलत लिख सकते हैं। तो इसलिए जब अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास कीजिए। जैसे आप देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते होंगे तो दो तरीके का अभ्यास होता है। एक नेट में लोग अभ्यास करते हैं, उसमें लंबे चौड़े शॉट्स लगाते हैं, और एक आप देखेंगे दो टीमों के बीच में मैदान में अभ्यास होता है। कहने के लिए तो दोनों अभ्यास है, तो उसी तरीके से ये भी अभ्यास है। आप हर तरीके के प्रश्न को देखिए। तो भ्रमर गीत सार को लेकर बतलाना है आपको कि सूरदास की प्रतिभा का सर्वोच्च प्रकाशन है। तो जो इसमें गोपियों का वीर वर्णन है और जो भी आपके पास जानकारी है, उसके हिसाब से आप पूरी बात को लिख सकते हैं। हमने इसको स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में आप सभी को बतलाया। वर्तमान संदर्भों में कबीर वाणी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। यानी कुल मिलाकर कबीर के काव्य की प्रासंगिकता के बारे में हमें बात करना है कि किस तरीके से उन्होंने समाज में जो विसंगतियां थी, उस समय की समस्याएं थी, उनको उठाया और वो समस्याएं वर्तमान में मौजूद है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो जो कबीर के समय में थी, वो आज भी मौजूद है। तो प्रासंगिकता पर पहले कबीर के समय की बात करेंगे, फिर अपने समय की बात करते हुए रखेंगे। कुल मिलाकर कम से कम 6 बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे। बिहारी की बहुज्ञता का सोदाहरण परिचय दीजिए। यानी कवि बिहारी जो है वो अलग अलग विषय वस्तु को उठाते थे। भक्ति प्रधान कविताओं को उन्होंने लिखा, श्रृंगार पर आधारित कविताओं को लिखा, फिर इसके बाद नीति परक कविताओं को लिखा, साथ में ज्योतिष पर आधारित कविताओं को लिखा। तो अगर 12 नंबर का है तो
कम से कम 6 बहुज्ञता की तरफ आप एग्जामिनर का ध्यान ले जाइए कि बिहारी की कविताओं में तमाम बिंदु दिखाई देते हैं। इसमें से 4 तो हमने बतला दिया और 2 आप जोड़ सकते हैं। ठीक, सांस्कृतिक बोध एवं लोक संप्रति के आलोक में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों की चर्चा करनी है यहाँ पर। ठीक है, और खासतौर से आप कुटज, अशोक के फूल, देवदारू, ठीक है, इन सब की चर्चा करते हुए आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। और जो भी कोटेशन, खासतौर से एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित कुछ परीक्षाएं जो हुई हैं, उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से कुछ कोटेशन उठाए गए हैं, उनको जरूर अपने दिमाग में रखिए। आप अपने इस उत्तर में उसका प्रयोग कीजिए। हिंदी आज संपर्क साधने की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आप इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत स्थापित कीजिए। यानी यहाँ पर एक तरीके से भाषा विज्ञान से संबंधित सवाल पूछ लिया गया कि हिंदी आज संपर्क साधने की भाषा के रूप में है, इसके पक्ष में या विपक्ष में आपको बात करना है। तो कुल मिलाकर आप जब हिंदी के विविध रूपों को देखते हैं, जिसमें उसको आप देखते हैं संपर्क भाषा के रूप में, तो उसी पर आपको टिप्पणी करना है और एक तरफ आपको रहना है। आप सहमत हैं कि सहमत नहीं है, आपको बतलाना है। इसमें हिंदी कहानी के विकास में नई कहानी के योगदान को समझाइए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको हिंदी कहानी के विकास को लेकर थोड़ा बहुत बात करना है, यानी प्रेमचंद के पूर्व बहुत संक्षेप में बात करना है, फिर प्रेमचंद के समय में, फिर प्रेमचंद के बाद। लेकिन जब आजादी मिल जाती है, यानी 1954 के आसपास का जो दौर है, वो नई कहानी आंदोलन का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 30% हिंदी कहानी के विकास पर बात करना है और 70% नई कहानी पर विचार करना है, और इसकी प्रवृत्तियों को भी आपको बतला देना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष व्यंजित हुआ है, मीमांसा कीजिए। मीमांसा मतलब समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ये सभी शब्द एक ही तरीके के अर्थ प्रस्तुत करते हैं। बाकी सही बात यह है कि जितना आप जानते हैं उसको आप उत्तर में लिखते हैं, कितना भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें वजन रहे। अब जैसे यहाँ पर मीमांसा लिख दिया तो तमाम विद्यार्थियों को लगेगा कि पता नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन आप जानते हैं कि कुल मिलाकर विश्लेषण करना है, समीक्षा करना है। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा, जिस तरीके से हमने भ्रमर गीत की बात की, उसी तरीके से आपने अगर बीए एमए पढ़ाई कर ली तो राम की शक्ति पूजा बिना पढ़े हुए आपने डिग्री हासिल नहीं की होगी। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राम की शक्ति पूजा को आपने पढ़ा होगा। तो राम की शक्ति पूजा राम के संघर्ष की कहानी है या फिर निराला के आत्मसंघर्ष की कहानी है, इसको आपको बतलाना है। तो कहीं न कहीं जो छायावाद की एक खास विशेषता है, आत्मा अभिव्यक्ति की विशेषता, ठीक है, जिसको आत्मानुभूति की विशेषता भी कहा जाता है, और उसी से जुड़ा हुआ है। जितने भी छायावादी कवि रहे हैं, वो अपनी कविताओं के माध्यम से लगता है कि दूसरे की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो खुद की ही बात कर रहे हैं। चाहे वो महादेवी वर्मा हो, चाहे निराला हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे पंत हो, कोई भी हो। ठीक, तो कहीं न कहीं इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो छायावाद है उसकी एक खास विशेषता ये भी हो सकती है, कवियों के आत्मसंघर्ष की अभिव्यंजना। तो आपको बतलाना है। तो राम की शक्ति पूजा का जो भी सारांश है, और राम के जगह पर आपको निराला को भी देखना है। कई लोगों का तो ये मानना है कि ये गांधी के आत्मसंघर्ष की एक तरीके से कविता है, ये भी जोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, और खास तौर से वो लिखना है कि एक मन था जो राम का थका नहीं, और दूसरा मन जो था वो उनको प्रेरित कर रहा था। जो ये पंक्ति आती है बार बार, जय होगी जय होगी, इन सभी पंक्तियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, भवभूति के नाटकों का परिचय लिखिए। संस्कृत से यहाँ पर सवाल पूछा गया कि भवभूति के नाटकों का परिचय लिखना है आपको। तो सामान्य रूप से
भवभूति का परिचय शुरू में देना है, इसके बाद नाटकों का परिचय देना है, विषय वस्तु, किन किन विषय वस्तु पर आधारित उनके नाटक हैं उनको लिखना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। संस्कृत के विभिन्न काव्य रूपों पर विचार कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, इसमें आप देख रहे हैं कि खंड अ में कुछ इसी तरीके का सवाल पूछा गया था और खंड ब में उसी का विस्तृत रूप यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 20 नंबर तो आपके इसी पेपर में अलग अलग प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर मौजूद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, घबराने की क्या बात है। आप खंड अ में जिन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, शॉर्ट में हल कर रहे हैं, हो सकता है कि खंड ब में वही प्रश्न बड़े रूप में आ जाए। तो उम्मीद है कि मॉडल पेपर को हल करते समय आपके अंदर मनोबल का विकास हो रहा होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा होगा कि पेपर चाहे वन लाइनर आए, चाहे अलग अलग पैटर्न पर आए, जब हमारी कलम एक बार चलना शुरू कर देगी तो रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक कि 20 प्रश्नों को हल नहीं कर लेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही कॉन्फिडेंस बना के रखना है, यही जज्बा और जोश को बनाकर रखना है। निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जितने भी मॉडल पेपर्स आपने हल किए हुए हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने दिखलाई देंगे। आपको लगेगा कि अब तो घबराना नहीं है, बस आराम से पानी पी पी कर अपने उत्तरों को देना है और बहुत ही अच्छी राइटिंग में अच्छे से प्रस्तुति देना है। वर्तनी शुद्धि को ध्यान में रखना है, वाक्य शुद्धि को ध्यान में रखना है और आप देखेंगे कि आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो गया। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और जिन भी उत्तरों को आप लिख रहे हैं आप उसको पीडीएफ में आप भेजते रहिए। कुछ विद्यार्थियों ने भेजा है, उन पर जल्दी ही हम चर्चा करेंगे, जिससे कि जो विद्यार्थी नहीं भेज पा रहे हैं या फिर अभी वो लिखने में आलस कर रहे हैं, अभी अपने कलम रूपी बैट को नहीं उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उनके अंदर भी एक प्रेरक तत्व जाए और वो भी अपनी कलम को उठा लें। एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि एक पेन भी, कम से कम 2 पेन आप इस तरीके के रखिए कि उस पे आपका हाथ बैठा हो। अगर आप अनमने ढंग से भी लिख रहे हो तो भी आपकी राइटिंग अच्छी बनती जा रही हो। तो ऐसा नहीं है कि नई पेन खरीद कर और एग्जाम हॉल में चले गए, नहीं। कम से कम 2 पेन आप इस तरीके से बनाइए कि इन्हीं से हमको लिखना है। मुझे याद आता है कि जब मैं यूजीसी नेट का लिखित एग्जाम दिया था तो हमने भी 2 पेन को रखा हुआ था और रेनाल्ड पेन थी हमारी उस जमाने में बहुत पसंदीदा, तो हमने उन पे हाथ बैठाया होगा, ठीक है। और हाथ इधर उधर ना जाए तो उसमें बीच में रबर भी लगाया हुआ था ताकि मेरी ग्रिप बनी रहे, क्योंकि रेनाल्ड पेन को आप देखेंगे कि कई बार वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अनुभव रहे, हम चाहते हैं कि हर बात अपने विद्यार्थियों को बतलाएं जिससे कि उनको लाभ मिले। पता नहीं आप लोग इन बातों का कितना संज्ञान लेते हैं, कितने आपको ये बातें प्रभावित करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यही हमारा मोटिवेट करने का तरीका है। हम नहीं चाहते हैं कि एक अलग से अलग अलग डाइवर्जन वाली वीडियो लेकर आए, आज कुछ बात कहें, कल कुछ बात कहें, परसों कुछ बात कहें और कहें कि आप मोटिवेट हो। आप मोटिवेट कहाँ हो रहे हैं, आप तो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। जैसे हम रोज रोज बदलते जा रहे हैं अपनी विषय वस्तु को, तो क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारी कोशिश क्या है कि पहले आपको मॉडल पेपर बतला रहे हैं, फिर उसमें कैसे उत्तर लिखना है उसके बारे में बतला रहे हैं और उन बारीकियों को बतला रहे हैं जो एक परीक्षार्थी को ध्यान रखना चाहिए, कलम को लेकर, लिखने को लेकर, आपके अभ्यास को लेकर, अलग अलग तरीके से जो भी हमारे दिमाग में ऑन द स्पॉट आता है, चाहते हैं कि बता दिया करें। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।